मेरा नाम काव्या है। मैंने एक मिडिल फैमिली में आँख खोली। हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और एक भाई। मैं बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। मुझसे बड़ी एक बहन थी और भाई सबसे छोटा था। पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। पापा की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी। पापा की तनख्वाह से मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। हालात ऐसे थे कि खाने पीने का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता। घर के खर्चे कैसे पूरे होते। मम्मी मेरी सिलाई कढ़ाई में बड़ी माहिर थी। उनके हाथ में बड़ी सफाई थी। वो बड़े अच्छे कपड़े सिलाई करती। वो हर तरह का डिजाइन घर पर बड़े आराम से तैयार कर लेती। घर के हालात से तंग आकर मम्मी ने घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया। मम्मी हमारे कपड़े खुद ही सिलाई करती थी। मोहल्ले में सभी को मम्मी की सिलाई काफी पसंद थी, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा और मम्मी को सिलाई का काम मिलना शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता मम्मी की सिलाई की शोहरत बढ़ती गई। करीब ही एक महंगी रिहायशी कॉलोनी थी, जहाँ काफी बड़े और अच्छे घर थे। मम्मी को वहाँ से सिलाई के लिए काफी कपड़े मिल जाते हैं और सिलाई के पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। मम्मी दिन रात सिलाई में बिजी रहती। घर का काम तो ज्यादातर मेरी बड़ी बहन ही संभाल लेती। वो घर के कामों में निपुण थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया। मम्मी अपनी सिलाई के पैसों से हमारी ख्वाहिश और फरमाइशें पूरी कर दिया करती थी। मेरी बड़ी बहन की तो कभी कोई फरमाइश ही नहीं होती। वो बड़ी सीधी सादी और सिंपल सी रहने वाली लड़की थी। न उसको कपड़े लत्ते का शौक था, न बनने संवरने का। मम्मी खुद उसके दहेज के लिए कुछ न कुछ सामान और कपड़े लाकर पेटी में डाल देती। मेरी दीदी के सूट पर हमेशा ही मेरा दिल आ जाता। मम्मी मुझे यह काम वाला सूट चाहिए। मैं मम्मी से दीदी का सूट मांगती तो मम्मी मुझे सूट देने से साफ मना कर देती। मुझे मम्मी के इस बर्ताव पर बहुत गुस्सा आता। आप दीदी के लिए जिस तरह के कपड़े लाकर रख रही हैं, न तो उसने कभी ऐसे कपड़े पहने हैं, न उसको पसंद है। आप क्यों पैसा बर्बाद करती हैं? मैं गुस्से से कहती, क्यों नहीं पहनेगी? भगवान मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे। शादी के बाद तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। मम्मी कहती तो मैं मुंह बना लेती। आप दीदी के लिए तो हमेशा अच्छे और महंगे कपड़े लाती हैं और मेरे लिए ऐसा सादा जोड़ा ले आती हैं। मेरे लिए भी दीदी जैसा सूट लाया करें। अरे भाई, घर में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मैं तुमको इस कपड़े का अच्छा सा डिजाइन बना दूंगी तो बहुत प्यारा लगेगा। मम्मी मुझे समझाने की कोशिश करती तो मैं मुंह बनाकर चुप हो जाती। मेरा मिजाज अपनी बहन के मुकाबले काफी अलग था। मैं चंचल और हंसमुख थी। मेरी बिहेवियर में काफी हद तक चंचलता थी। किसी बात की गहराई में जाने या सोचने की मुझे आदत नहीं थी। मुझे महंगे कपड़े, मेकअप और सजने संवरने का बहुत शौक था, इसलिए मैं ज्यादातर फालतू फरमाइशें करके मम्मी का दिमाग खाती रहती। मुझे हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए होता। मैं न तो घर के काम काज पर ध्यान देती और न ही पढ़ाई लिखाई पर। मेरा ज्यादातर वक्त टीवी देखने और सहेलियों के साथ घूमने फिरने में गुजर जाता। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। मेरी पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं थी। इम्तिहान से पहले टीचर इम्पोर्टेंट सवाल पर निशान लगवा देती, जिनको याद करके हर साल पास होकर अगली क्लास में चली जाती। मैं शक्ल सूरत की अच्छी थी। मेरा रंग भी गोरा था। मुझे अपने गोरे रंग पर बड़ा नाज था। मैं हर महीने मम्मी से जिद करके नए फैशन के कपड़े सिलवाती और बन ठन कर सहेलियों के साथ मोहल्ले में इतराती फिरती। मम्मी ने कभी मुझ पर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाई। पापा तो सुबह के गए रात को ही वापिस आते। मैं ज्यादातर ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती। मैं अक्सर सोचती कि एक दिन मेरी जिंदगी में कोई ना कोई शख्स जरूर आएगा जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मैंने ख्वाबों की दुनिया में हमेशा अपने लिए एक अमीर और खूबसूरत पति का कल्पना किया, जिसकी तमाम दौलत और मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए थी। मैं सोचती थी कि एक दिन जरूर अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दूंगी। हाल ही में मेरी बड़ी बहन का रिश्ता मोहल्ले में हुआ। मेरी बहन का मंगेतर अच्छा और शरीफ था, लेकिन छोटी सी दुकान का मालिक था। उसके घर के हालात भी हमारे घर से अलग ना थे। मैंने मम्मी से साफ कह दिया कि मेरा मोहल्ले में रिश्ता का सोचिएगा भी मत। मैं तो मोहल्ले से बाहर किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। यही वजह थी कि मैंने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की, क्योंकि मोहल्ले और खानदान के लड़के मेरे सोच पर खरा ना उतरते। मेरी बड़ी बहन मुझे अक्सर समझाती कि पागल, गरीबों के घर अमीर घरों के रिश्ते नहीं आया करते, बल्कि अपने जैसों के रिश्ते आते हैं। जिंदगी ख्वाबों में नहीं बल्कि हकीकत में जीने का नाम है। यह सब ख्वाब देखना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी कभी कभी मेरी बातें सुनकर फिक्रमंद हो जाती और कहती, इतने बड़े ख्वाब ना देखा करो मेरी बच्ची, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हें दुख हो। हकीकत में जीना सीखो। लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरा शहजादा मेरे ख्वाबों को हकीकत में पूरा करेगा
और मेरी जिंदगी को एक नया रुख देगा। मैंने सेकेंड डिवीजन में 10वीं का इम्तिहान पास कर लिया। अब मेरा कॉलेज में एडमिशन लेने का इरादा था। मैंने छोटे भाई के साथ कॉलेज जाकर फॉर्म जमा करवा दिया और फीस भी भर दी। कॉलेज में मेरा पहला दिन अच्छा गुजरा। अपने स्कूल की कुछ लड़कियां मिली, उनको देखकर मैं खुश हो गई। उनके साथ बातें करते करते वक्त का पता ही न चला। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही वो मुझसे अलग हो गई, क्योंकि उनके सब्जेक्ट मुझसे अलग थे और कॉलेज में हर सब्जेक्ट का अलग अलग पोर्शन था। वो अपने डिपार्टमेंट में चली गई तो मैं अकेली रह गई। कॉलेज की दुनिया स्कूल से बहुत अलग थी। यहाँ स्कूल की तरह जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया जाता, बल्कि सब कुछ मर्जी पर निर्भर था। चाहे क्लास में बैठे ना बैठे, सब कुछ खुद ही पढ़ना पड़ता। टीचर ने टॉपिक पढ़ाकर कल नोट्स तैयार करने का हुक्म दिया। मैं तो इतनी तेज नहीं थी, न मेरा कोई बहन भाई था जो मेरी मदद करता, कोई दोस्त भी नहीं था। इसलिए मैं बहुत परेशान थी कि अपने नोट्स कैसे पूरी करूं। तंग आकर मैं लाइब्रेरी गई कि चलो कुछ तो कोशिश करती हूँ नोट्स बनाने की। मैं लाइब्रेरी में बैठी किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। थक हार कर मैंने किताब साइड पर रख दी। इधर उधर देखकर वक्त गुजार रही थी, तभी करण आया। वह मुझे देखकर रुक गया। मैं भी उसे देखकर हैरान रह गई। करण मेरे मोहल्ले में रहता था। मोहल्ले में आते जाते अक्सर उससे आमना सामना होता। वो एक शरीफ लड़का था। करण के पापा नहीं थे, वो अपने मामा के घर अपनी मम्मी के साथ रहता। मैं नहीं जानती थी कि करण भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। तुम यहाँ? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। कंपटीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए लाइब्रेरी आया था। तुम बताओ कैसी जा रही है पढ़ाई? उसने पूछा। बहुत मुश्किल हो रही है। मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैंने फौरन हाँ कर दी। दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। करण से मुझे पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। करण बहुत तेज था। उसके पढ़ाई में तेज होने के किस्से तो पूरे मोहल्ले में मशहूर था। वह हर क्लास में फर्स्ट आया करता। मैं खुश थी कि अगर करण के जरिए मेरा काम बन जाए तो इसमें बुरा क्या है। करण मेरे पास बैठकर आज का लेक्चर समझाने लगा, मगर मैं ध्यान से सुनने की बजाय हाँ में हाँ मिलाती रही। जब उसने पूछा कि समझ आई तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, अगर कोई मुश्किल हो या कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। मुझे उसी मौके की तलाश थी। हाँ, मुझे तुम इस लेक्चर के नोट्स बना दोगे? मैंने मुस्कुराकर पूछा तो करण फौरन मान गया। अब मैं अक्सर ही करण से पढ़ाई में मदद लेने लगी। मेरे सारे नोट्स करण बना दिया करता। करण पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कामों में भी मेरी मदद करता। मैं जब उसे बुलाती वह फौरन आ जाता और कभी मेरे किसी काम से इनकार न करता। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र थी कि इस कॉलेज में उसका यह आखिरी साल था। इसके जाने के बाद मेरे काम कौन करेगा? कभी कभी मुझे लगता कि करण जैसे मुझे पसंद करता है, लेकिन उसने जुबान से कभी ऐसी बात नहीं की। अच्छा था, क्योंकि मुझे करण में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रही थी। वो मेरा आइडियल बिल्कुल भी नहीं था। न उसके पास दौलत थी, न वह खूबसूरत था, बल्कि वह सांवले रंग का आम सी शक्ल सूरत का लड़का था जो मेरे साथ जरा भी न जचता। उसकी मदद से मेरे लिए काम आसान हो रहे थे और फिलहाल मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर बात कर लेती। करण मेरी हर बात मान लेता और मैं भी उसे अपने कामों में उलझाए रखती, जैसे वो मेरा मददगार बन गया हो। मुझे वैसे भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो बस पढ़ाई की मुश्किल आसान करनी थी और उसमें वो मेरी मदद कर रहा था। अब कॉलेज में मेरी काफी लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। मेरी दोस्त भी मुझे मेरी मिजाज की मिली। वह भी मेरी तरह पढ़ने के बजाय कॉलेज में मजे करने आई थी। एक दिन मैं लड़कियों के साथ कॉलेज के ग्राउंड में बैठी थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी कॉलेज के गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से खूबसूरत लड़का निकला जो दिखने में बहुत अमीर और शानदार लग रहा था। उसके कपड़े, जूते, अंदाज, सब कुछ उसकी अमीरी की कहानी सुना रहे थे। सब लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी, कुछ तो आपस में बात भी कर रही थी। अरे यह कौन है? जल्दी ही सब लड़कियों की नजर उस पर खींची चली गई। उसकी खूबसूरती और लुक ने सबको दीवाना कर दिया। मैं भी उसे देखकर उसकी तरफ खींची चली गई, मगर मैंने किसी को जाहिर नहीं किया कि कहीं लड़कियां बातें न बनाने लगे। उस लड़के का नाम रवि था और वो कॉलेज में मुझसे सीनियर था। कॉलेज की लड़कियां उसके आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे कोई इसके काबिल ना हो। उसके अंदाज में अजीब सा एटीट्यूड था जो साफ नजर आ रहा था। लड़कियां उसे घमंडी और नकचड़ी कह रही थी, लेकिन मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि वो दूसरे लड़कों से अलग था और बिना वजह लड़कियों से फ्री नहीं हो रहा था। इसलिए उसका मगरूर रवैया भी मुझे अच्छा लगा। बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लूं, मगर अभी तक मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं भी अक्सर उसे देखने की कोशिश करती कि शायद उसकी नजर मुझ पर पड़ जाए और वह मुझसे बात करे, मगर वह तो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। बस अपने काम से काम रखता और सबको नजरअंदाज करता। उसका यही रवैया मुझे उसकी तरफ और खींचा जा रहा था। उसका दिल जीतने के बारे में मैं सोचने लगी, लेकिन मुझे खुद से कुछ भी ना करना पड़ा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि रवि अक्सर मेरी तरफ देख रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद इत्तेफाक है, लेकिन फिर यह इत्तेफाक बार बार होने लगा। रवि, जो कि बहुत मगरूर था, किसी लड़की की तरफ देखता नहीं था, अचानक मुझ पर कुछ खास ध्यान देने लगा। एक दिन जब मैं कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर दोस्तों से बातें कर रही थी, तो अपने दोस्तों के साथ मेरे करीब से गुजरा और मुझे देखकर गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह कॉलेज का वो लड़का जिसके पीछे अक्सर लड़कियां दीवानी थी, लेकिन वह किसी की भी परवाह नहीं करता था, अब वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठी तो रवि वहां पर आया। उसने पहली बार मुझसे बात की। मैं तुम्हें अक्सर लाइब्रेरी में देखता हूँ, लगता है तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने दिल में सोचा कि मुझे पढ़ाई की कहाँ परवाह है, मगर जाहिर ऐसा किया कि जैसा वाकई ऐसा हो। मेरी बातों का सिलसिला चल निकला। अब वो रोजाना मुझसे बात करने की कोशिश करता और कभी ग्राउंड में बैठकर बातें करने लगता। जल्दी हम दोनों की दोस्ती हो गई। मुझे रवि की हर अदा बहुत पसंद आने लगी और वह लड़कियां जिन्हें वह नजरअंदाज करता अब मुझे जलन से देखती। रवि का मुझ पर खास ध्यान देने से मैं बहुत खुश थी। जल्दी रवि ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया। मेरी खुशी का इंतहा न था। मैं तो उसको पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी। मैं भी शर्माते हुए उसको इस बात में जवाब दे चुकी थी। मैंने रवि का प्यार और साथ पाकर बहुत खुशी महसूस की और आजकल हवाओं में उड़ रही थी। मैं चाहती थी कि हर वक्त रवि कि यूं ही करीब रहूं। छुट्टी के वक्त भी मेरा घर जाने को दिल ना करता। कॉलेज में मेरे और रवि की मोहब्बत के किस्से मशहूर होने लगे। शुक्र था कि उन दिनों करण कॉलेज नहीं आ रहा था। उसके फाइनल एग्जाम करीब थे, इसलिए वो कॉलेज से फ्री हो चुका था। मुझे करण की परवाह नहीं थी, बस डर यह था कि कहीं मम्मी पापा को मेरे और रवि के बारे में न बता दे। दीदी की शादी की तारीख तय हो गई। शादी में काम होने की वजह से मैंने कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। यह दिन मेरी जिंदगी की मुश्किल के दिन थे। रवि से मिले और बात किए बिना मेरा गुजारा नहीं था, इसलिए मैंने मम्मी से जिद करके एक मोबाइल फोन लिया ताकि हर वक्त रवि से बात कर सकूं। दीदी की शादी का हंगामा खत्म हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया। रवि और मेरी मोहब्बत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी कि रवि जैसा अमीर और खूबसूरत लड़का मुझ में दिलचस्पी ले रहा था और हर वक्त मेरी तरफ ध्यान देता। अब मैं अक्सर रवि के साथ कॉलेज से बाहर भी जाने लगी थी। मैं देर से घर जाती तो मम्मी को एक्स्ट्रा पीरियड का बहाना कर देती। एक दिन मैं रवि के साथ चाय पीकर होटल से निकल रही थी, तभी करण को अपने सामने देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। करण ने भी मुझे देख लिया था। वह खामोशी से वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में दुख की एक लहर थी। करण अगले ही दिन कॉलेज आ गया। मैं उसे देखकर हैरान थी। तुम यहाँ? हाँ, ऑफिस में कुछ काम था। वह खामोश हुआ तो मैं कतरा कर निकलने लगी। सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं जानती थी कि वो क्या बात करने वाला है। यकीनन उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा और साथ कहेगा कि मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। लेकिन करण की बात सुनकर मैं चौंक गई। रवि की संगत अच्छी नहीं है, उससे दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़े। करण अपनी बात कहकर मेरी तरफ देखे बिना तेजी से चला गया। मेरे गुस्से की इंतहा नहीं थी। करण को शर्म आनी चाहिए। नियत खुद की खराब है और इल्जाम रवि पर लगा रहा है। रवि का बर्थडे था। बताओ तुम्हें बर्थडे का क्या तोहफा दूं रवि? मैंने रवि से पूछा तो वह एक अदा सा मुस्कुरा दिया। अपना पूरा दिन मेरे नाम कर दो, यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा होगा। उसने कहा तो मैं हैरान रह गई। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, अच्छी जगह लंच करेंगे और केक काटने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए खुशी खुशी मान गई। अगले दिन रवि कॉलेज से कुछ दूर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कॉलेज के बाहर से रवि की गाड़ी में बैठ गई। मैं बहुत खुश थी। रवि अपना सबसे इम्पोर्टेंट दिन सिर्फ मेरे साथ मनाना चाहता था। पहले तो रवि मुझे गाड़ी में इधर उधर सैर करवाता रहा, फिर वो मुझे एक महंगे होटल में लेकर गया।
हमने वहाँ खाना खाया और फ्यूचर की बहुत सी बातें की। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रवि मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। खाना बहुत मजे का था। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद रवि ने हम दोनों के लिए खास शरबत मंगवाया, लेकिन उसको पीते ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा सर चकराने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। यह मुझे क्या हो रहा रवि? कुछ नहीं, लगता है कि तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही मैंने कुर्सी से अपना सर टिकाया, उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मैंने खुद को होटल के कमरे में अकेला पाया। मैं बहुत घबरा गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा दिमाग खाली और आंखें बोझिल थी। मुझे कुछ याद नहीं था। मैं बहुत डर गई और रोने लगी। तभी रवि कमरे में दाखिल हुआ। अरे तुम रो क्यों रही हो? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं तो खुद बहुत घबरा गया था, लेकिन मुझे हुआ क्या था? कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। रवि ने मुझे घर से दूर छोड़ दिया था। शुक्र था कि मम्मी ने देर से आने पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। आजकल पापा की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मम्मी परेशान थी। मैंने घर आकर सुकून का सांस लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी का चैन सुकून सब खत्म होने वाला है। अब 2 दिन बाद रवि के नंबर से मुझे एक वीडियो आया। वीडियो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस वीडियो में मैं नंगी हालत में थी। मैंने रवि को बहुत फोन कॉल्स किए, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। काफी देर बाद उसका फोन आया। क्या मसला है तुम्हें? क्यों फोन कर रही हो? आज तो उसका लहजा बिल्कुल बदला था। यह सब क्या है रवि? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। जो किया तुमने खुद ही अपने साथ किया। जब तुम एक गैर मर्द के साथ अकेले घूमोगी तो यह सब तो होगा, और वैसे भी तुम जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। मैं तुम्हें हासिल कर चुका हूँ। मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना। उसने मुझे धमकी दी और एक तेज ठहाका लगाया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रवि जिसे मैंने अपनी मोहब्बत समझा, वह दरअसल एक खुदगर्ज और धोखेबाज इंसान निकला, जिसने मेरी सादगी और भरोसे का फायदा उठाया। मेरी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब से मुझे रवि की असलियत का पता हुआ था, मैं बुरी तरह टूट गई। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रही। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपने आप को कोसती रही कि मैंने कैसे रवि पर भरोसा कर लिया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बहुत सोचती रही कि मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने उसकी बाहरी शक्ल सूरत को देखा, उसके पैसे और मुकाम को सब कुछ समझा, और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ। मुझे अपने लालच और लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। मैंने रवि की मोहब्बत को सब कुछ समझा और उसी मोहब्बत में खो गई। रवि ने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय शर्मिंदगी के। मैं अपनी किस्मत पर रोती रही और दिल में सोचती रही कि काश मैंने ये सब कुछ न किया होता। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं पछताती रही कि क्यों मैंने खुद को रवि के हाथों में दे दिया। मेरी जिंदगी एक लम्हे में बर्बाद हो गई थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। रवि की मोहब्बत ने सिवाय दुख और बेइज्जती के कुछ नहीं दिया था। काश मैंने करण की बात मान ली होती तो आज मेरे साथ यह सब कुछ न होता। रवि ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। वह हर रोज मुझे फोन करता और धमकाता कि अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वह मेरी वीडियो सबको दिखा देगा। मैं अंदर से टूट चुकी थी, मगर मजबूरी में उसकी बातें सुनने पर मजबूर थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके रवि से पूछा कि वो मुझे क्यों निशाना बना रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया कि तुम्हें देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगी। तुम्हारी लापरवाही और बेफिक्री ने मुझे यह मौका दिया। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने आप से नफरत महसूस होने लगी। रवि ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने मुझे कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि वह वीडियो किसी को न दिखाऊं, तो मुझे उसके कहने पर दूसरे मर्दों से मिलना पड़ेगा। यह सुनकर मेरी आत्मा कांप गई कि मुझे रवि किस रास्ते पर धकेल रहा है। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, मगर उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं या तो उसकी बात मानूं या फिर वो मेरी वीडियो सबके सामने लाएगा। मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रवि की ब्लैकमेलिंग ने मुझे हर तरफ से घेर लिया। मैं खुद को उस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। मैंने अपने आप को एक ऐसी हाल में फंसे हुए पाया जहां पर हर तरफ तबाही थी। मजबूरन मैं रवि के कहने पर दूसरे मर्दों के पास जाने लगी। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। हर बार मैं ऐसे लोगों के करीब जाती तो मेरे जिस्म में कपकपी सी आ जाती। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और शर्मिंदगी होती कि मैं अपनी इज्जत और खुददारी को खो रही हूँ। हर बार घर आकर माँ बाप की नजरों से छुपने की कोशिश करती। मुझे उनके साथ शर्मिंदगी का गहरा एहसास होता
और मैं हर वक्त डरी रहती कि कहीं वो मेरी सच्चाई न जान लें। मेरे दिल में हर लम्हा एक तड़प सी थी कि कैसे इस मुसीबत से निकलें और अपनी जिंदगी को रूटीन पर लाऊं। हर रात अकेले बैठकर रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे इस दलदल से निकाल दें। खुद को इस बात पर कोसती थी कि कैसे मैंने अपनी जिंदगी को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। रवि की धमकियां और मेरी मजबूरी हर दिन मुझे और खोखला करती जा रही थी और मैं अपने आप को बेबस महसूस करती थी। अब मुझे रोज की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। जल्दी मेरे घर वालों को भी इस चीज का पता होना था। मम्मी मुझसे कई बार पूछ चुकी थी कि मैं खामोश क्यों हूँ और पहले की तरह हंसती बोलती फरमाइशी क्यों नहीं करती। मम्मी को लगता कि मैंने पापा की बीमारी को दिल पर लिया है। मम्मी मुझे समझाती कि फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, अब तो काफी बेहतर हैं। मैं मम्मी को क्या बताती कि रवि की ब्लैकमेलिंग और मेरी मजबूरियों ने मेरी जिंदगी को किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। वहां से तो अब निकलना भी मुझे नामुमकिन लगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि खुद को संभाल सकूं, लेकिन हर दिन मेरी आत्मा को और जख्मी करता रहा। मैंने कई बार सोचा कि मम्मी पापा को सब कुछ बता दूं, लेकिन उनके सामने सच बोलने का हिम्मत नहीं कर सकी। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। रवि ने मेरी जिंदगी की हर खुशी छीन ली थी। मैं अपने आप से नफरत करने लगी। अब मेरे दिल में हर लम्हे खुदकुशी का ख्याल आता। मुझे लगता कि मेरा मर जाना ही एकमात्र रास्ता है जिससे मैं इस तकलीफ से छुटकारा पा सकती हूँ। एक दिन खुदकुशी को अंजाम देने का फैसला किया तो अचानक फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने कॉल को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बार बार कॉल किए जा रहा था। मैंने डरते डरते कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज उभरी, शुक्र है कॉल तुमने उठाई काव्या, मैं तो परेशान हो गया था। आप कौन है? मैंने हैरत से पूछा तो दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। मैं करण हूँ, कुछ देर बाद उसने कहा तो मैं चौंक गई। यह वही करण था जो मेरा पड़ोसी था, कॉलेज में मेरा सीनियर रह चुका था। करण की आवाज में अभी भी मेरे लिए एक नरमी और प्यार था। तुमने इस वक्त फोन क्यों किया करण? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हो। मैं सन्न रह गई। करण यह सब कैसे जानता था? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? मैं इस शहर में नहीं था, वरना तुम्हें इतनी तकलीफ से कभी न गुजरना पड़ता। अभी यह किसी को मालूम नहीं है कि मैंने कंपटीशन का एग्जाम दिया था, जिसमें कामयाब होने के बाद मुझे पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिल गई है। कुछ दिन पहले ही ट्रेनिंग से वापस आया हूँ। सबसे पहली फाइल जो मेरे सामने आई है वो रवि की थी। रवि का तो काम ही यही है, भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से यह हर बार ही अदालत से छूट जाता है। किरण की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। इतने महीनों का बोझ अपने दिल से एक ही पल में उतार दिया। करण ने मुझे तसल्ली दी। मुझे याद आया कि करण कॉलेज के दिनों में मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उसे सीरियस नहीं लिया। मैंने करण को हमेशा उसकी गरीबी और मामूली शक्ल सूरत की वजह से नजरअंदाज किया, लेकिन आज वही करण मेरे सामने खड़ा था, एक मजबूत शख्स के तौर पर जो मेरी मदद के लिए तैयार था। करण अब पुलिस में नौकरी कर रहा था और उसने मुझे यही कहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, वह मेरे साथ है और मेरी मदद करेगा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मैंने रवि के झूठे वादों में महसूस नहीं किया। मैंने करण की बातों को बड़े गौर से सुना और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी जिंदगी में उम्मीद बाकी है। उसने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी जिंदगी को दोबारा संवार सकती हूँ। मैंने खुदकुशी का ख्याल हटा दिया और फैसला किया कि अपने अतीत की गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी को नया मौका दूंगी। मैंने करण की मदद कबूल करने का फैसला किया। उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रवि ने मोहब्बत का खेल रचाकर मेरी जिंदगी को जैसे तबाह किया, उसका बदला लेना चाहती थी। करण ने कहा था कि इसके लिए मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। करण ने मुझे हौसला दिया और कहा कि हम मिलकर रवि के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेंगे ताकि वो अदालत में सजा से बच न सके। करण ने मेरे लिए सब कुछ प्लान किया। उसने रवि के साथ होने वाली मेरी बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं भी रवि के साथ मुलाकात की खुफिया तौर पर वीडियो बना रही थी। करण ने मुझे सिखाया था कि कैसे रवि को उकसाकर उससे बात करनी चाहिए ताकि वो सब राज खोल दे। करण ने रवि के साथ मेरी मुलाकातों की जगह पर खुफिया कैमरे लगवा दिए थे ताकि उसके जरिए पूरी सबूत हासिल कर सके। मैं हर मुलाकात में बहुत चौकन्ना रहती और करण की बात पर अमल करती। इस दौरान करण ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वक्त गुजरने के साथ हमने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए। रवि की धमकियों और ब्लैकमेलिंग की रिकॉर्डिंग के साथ साथ वो तमाम वीडियोज भी जमा हो गए जो उसके सारे जुर्म को साबित करती थी। करण ने हर सबूत को बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षित किया। रवि के बचने का कोई रास्ता नहीं था।
करण ने यह सबूत पुलिस के पास तक पहुंचा दिए। रवि के शिकार की कुछ दूसरी लड़कियों ने भी सामने आकर बयान रिकॉर्ड करवाए थे। मुझे यकीन हो गया था कि रवि को उसके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। रवि की ब्लैकमेलिंग से छुटकारा हासिल करने का यह रास्ता आसान नहीं था। यह सब करण की वजह से मुमकिन हो सका। करण की मदद ने मुझे उस मुश्किल सफर में सहारा दिया और मैं अपने मकसद के बहुत करीब थी। काफी सबूत जमा हो गए थे और पुलिस के पास तक भी पहुंच गए थे। अब वो सारे रिकॉर्डिंग और वीडियोस भी थी जिनमें रवि की धमकियां और ब्लैकमेलिंग मौजूद थी। करण ने यह केस मजबूत तरीके से तैयार किया। एक दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वो अपने खिलाफ सबूत देकर बौखला गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब कुछ भी हो सकता है। उस केस का फैसला जल्दी आ गया था। रवि और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। मेरे दिल में सुकून का एहसास हुआ, जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। रवि की सजा मेरी जिंदगी के लिए एक नई आगाज थी। मैं कोशिश कर रही थी कि अपने अतीत के साए से बाहर निकल सकूं। रवि के पकड़े जाने के बाद करण ने मुझे एक दिन बाहर बुलाया था। मैं भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। करण की आंखों में वही प्यार था जो मैंने पहले दिन महसूस किया था जब उसने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कहा, काव्या, आज मैं तुमसे खास बात करना चाहता हूँ। सोच समझकर जवाब देना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? करण ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने करण की तरफ देखा और कहा, करण, अब मैं वैसी नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते थे। मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरी इज्जत, मेरा आबरू, सब कुछ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। करण ने मेरी बात पर कहा, काव्या, हम सब गलतियाँ करते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम में वह हौसला है और हिम्मत है जो बहुत कम लोगों में होता है। तुमने अपनी जिंदगी को दोबारा संभाला और मेरे लिए यही काफी है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई और मोहब्बत देखी। उस लम्हे मेरे जहन में ख्याल आया कि असल मोहब्बत दौलत या चेहरे की खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि दिल की खूबसूरती और नीयत से होती है। करण की मोहब्बत उसकी दौलत या बाहरी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उसकी वफादारी और सच्चे दिल पर बनी थी। उसने मेरे दिल को छू लिया था। करण की वफादारी और मोहब्बत ने मेरी तमाम शिकायत और सारे खौफ दूर कर दिए थे और मैंने भी पूरे दिल से करण की मोहब्बत को कबूल कर लिया था। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर करण के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया था, जिसमें सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और भरोसा शामिल था। आज भी बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।